नमस्कार दोस्तों, शुक्ला एजुकेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको पता है जो लास्ट लेक्चर था हमारा, जो कक्षा 10 के लिए था, वो था परमाणु सिद्धांत। क्या थे? परमाणु सिद्धांत। उसमें से हमने 2 सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत पढ़ा था डाल्टन सिद्धांत, दूसरा पढ़ा था थॉमसन सिद्धांत। 2 पढ़ लिए थे अच्छे से। तीसरा आज पढ़ते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है रदरफोर्ड का सिद्धांत को दूसरा नाम है रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र सिद्धांत। अब इसका नाम स्वर्णपत्र सिद्धांत क्यों पड़ा? क्योंकि रदरफोर्ड ने जो यूज किया था इस प्रयोग के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें स्वर्ण की पत्ती यूज की थी। क्या थी? स्वर्ण का एक लेयर, स्वर्ण की एक पत्ती यूज की थी, जिसकी वजह से इस सिद्धांत को बोला स्वर्ण पत्र सिद्धांत। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र सिद्धांत। ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड आए थे और उन्होंने अभी तक जिनकी बात की परमाणु पर इन्होंने परमाणु के ऊपर काम किया। ठीक है। तो बच्चों याद रखना, परमाणु के हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे। पहला डाल्टन सिद्धांत पढ़ा था, दूसरा थॉमसन सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब रदरफोर्ड आया तो उन्होंने अपना परमाणु के ऊपर सिद्धांत दे दिया। ठीक है। इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया? एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि एक सोने की या गोल्ड की बोल सकता हूँ मैं, एक छोटी सी पत्ती ले ली। क्या ली? एक सोने की पत्ती ले ली। ठीक है। और एक सोर्स ले लिया। क्या ले लिया? एक सोर्स बोल सकते हैं, स्रोत। एक स्रोत लिया किसका? अल्फा पार्टिकल का, अल्फा कण का। कि उन्होंने क्या किया कि एक सोने की पत्ती ली और उस सोने की पत्ती पर अल्फा कण के एक सोर्स से क्या किया? इसके ऊपर अल्फा कण डाले। किसके ऊपर? सोने की पत्ती के ऊपर। इन्होंने क्या किया? अल्फा कण सोने की पत्ती के ऊपर डाले। और किससे? एक स्लिट से। स्लिट थी लेड की एक स्लिट ली थी। ठीक है। उस स्लिट से पास आउट किया किसको? अल्फा कण को। याद रखना, अल्फा कण को 2He4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2He4। ठीक है। और अल्फा कण कैसा कण होता है? पॉजिटिव कण होता है। कैसा कण होता है? पॉजिटिव। बोले तो धनात्मक कण होता है। क्या बोले तो? धनात्मक कण होता है। कौन? अल्फा कण। ठीक है। अब आगे मैं बात करूं कि अल्फा कण धनात्मक होता है, ये बात ठीक है। अल्फा कण की बौछार कराई इस सोने की पत्ती के ऊपर। ठीक है। और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन बना दी। क्या बना दी? एक स्क्रीन बना दी। और स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड, किसका? जिंक सल्फाइड। इन्होंने स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। अब ये पूछा जाता है कि जिंक सल्फाइड का लेप क्यों किया? याद रखना, जब भी अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड से लगेगा या जिंक
सल्फाइड पे टकराएगा तो जहाँ भी ये टकराएगा वहीं पर एक लाइट उत्पन्न होगी, उसे बोलते हैं स्फुरदीप्ति। क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्ति। ऐसा कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब भी ये टकराएगा तो लाइट उत्पन्न होगी। इससे ये पता चलेगा कि हम जो अल्फा पार्टिकल्स इसकी जो लेयर के ऊपर डाल रहे हैं वो अगर कहीं भी टकरा रहा है तो वो क्या लाइट उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? लाइट। तो उसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा ना कि वो किधर गया है। ठीक है, या तो कोई दिक्कत। जो ये अल्फा पार्ट ये लेयर ली गई थी इसका साइज था, जो सोने की पत्ती ली गई थी, सोने की पत्ती ली गई थी, इसका साइज 100 नैनोमीटर। याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको तुम मीटर में भी चेंज कर सकते हो और इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और बात करूँ आगे तो साइज पता लग गया था इसकी साइज कितनी थी। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया क्या था, हुआ क्या, इससे क्या पता लगा, इससे कैसा पता लगा कि क्या हो रहा है, एटम का साइज क्या है, इसके बारे में उन्होंने इसको देखा। और अभी आपको ये पत्ती दिख रही है लेकिन आपको पता है कि हर कंपाउंड एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उस छोटी से छोटी इकाई को याद रखो, डाल्टन ने दिया था एक सिद्धांत डाल्टन का, उसमें छोटी से छोटी इकाई को परमाणु बोला। अर्थात इसका मैं परमाणुवीय डायग्राम बना के देखूं तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या है और इससे इफेक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से कि दोबारा बोल रहा हूँ 1911 में उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया किसका, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेने के बाद उन्होंने क्या किया, लेड की स्क्रीन से इनको गुजारा और जो जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन बना दी थी और बीच में सोने की पत्ती, सोने की पत्ती ली थी। ठीक है, ओके। अब इसको एक बार मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब देखो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट देखेंगे ओनली हम। मानो सोने की पत्ती में ये परमाणु उपस्थित थे। ठीक है, इसको मैं लिख दूं स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर अल्फा कण की बौछार कराई। यहाँ से कोई सोर्स है जिससे अल्फा कण का सोर्स बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं। ठीक है, इससे अल्फा कण की बौछार कराई तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण क्या हुए, यहाँ से निकले और सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए। ठीक है, ये स्थिति हो गई थी। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे भी गए थे, कुछ अल्फा कण ऐसे भी निकल गए। और उन्होंने फिर देखा कि एक कण ऐसा था जो वापस उसी जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। लगभग बोल सकते हैं कि अधिकांश कण में से एक कण ऐसा था कि वो वापस उसी डायरेक्शन में आ गया।
तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अगर इसका दूसरा रूप में दिखाना चाहता हूँ आपको तो इस तरह से कर दूँ क्या, देखो अगर ओनली इसमें से भी एक एटम को बाहर निकालूँ, मैं एक एटम को बाहर निकालूँ और उस एटम के बारे में बात करूँ तो देखो ऐसे सीधे पार्टिकल निकल गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण मुड़ गए थे और फिर उन्होंने फिर देखा कि एक कण जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ये भी परमाणु हो गया, स्वर्ण परमाणु। अब एक स्वर्ण पत्र की बात कर लेता हूँ। एक निकाल लिया, पहले हमने पूरी स्क्रीन देखी थी, फिर ऐसे स्वर्ण पत्ती थी, उसको हमने बड़ा किया इस रूप में और अब इसको भी हमने इस रूप में डाल दिया, ठीक है। अब समझ आ गया कि मैं बता रहा हूँ कि क्या किया उसने किया कि अल्फा पार्टिकल्स के स्रोत को इसके ऊपर बौछार कराई किसकी, अल्फा कण की। और अल्फा कण कैसे कण होते हैं, याद रखना, धनात्मक कण होते हैं, धनात्मक कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, धनात्मक, ठीक है। अब देखो उन्होंने धनात्मक कण की बौछार कराई, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अधिकांश पार्टिकल, अल्फा कण के अधिकांश पार्टिकल इस जो पत्ती है इसमें से सीधे की सीधे निकल गई। आपको पता था इधर जिंक सल्फाइड का लेप किया था और उस पर स्क्रीन पे पता लग गया था कि मतलब यहाँ हो गया, ये सीधा यहाँ आ गया, तो इससे पता लग गया था कि अधिकांश कण सीधे सीधे निकल गए। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे थे कि कुछ डिग्री, फिर उन्होंने क्या देखा, पहले तो ये बोला कि अधिकांश कण सीधे की सीधे निकल गए, आर पार हो गए। दूसरा पहला कण, फिर उन्होंने क्या देखा, दूसरा देखा कि कुछ कण ऐसे थे कि कुछ डिग्री के कोण पर, कुछ कण ऐसे थे कि कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए। क्या बोला कि कुछ कण ऐसे थे कि कुछ डिग्री के कोण पर इजली में मुड़ गए। फिर उन्होंने देखा कि एक कण ऐसा था, उनमें से एक कण बोल सकते हैं, उन्होंने वैसा बोला 20,000 मतलब 20,000 में से एक कण ऐसा था जो सबसे ज़्यादा, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऐसे क्या, देखो ये तो 90 डिग्री और ये क्या होता है 180 डिग्री नहीं होता क्या, अर्थात 180 डिग्री के कोण पर एक कण वापस आ गया था 20,000 में से। तो इसका मतलब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और क्या क्या बोला था वो लिख देता हूँ मैं, वो देखें, उतार लिया, देख लेना। और उन्होंने क्या बोला सुनना। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया परमाणु की संरचना जानने के लिए। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था सोने की पत्ती पर, अल्फा कण की बौछार कराई। अल्फा कण की बौछार कराने पर उसने देखा, क्या देखा, उसने देखा कि अधिकांश कण सीधे के सीधे निकल गए, अधिकांश कण सीधे के सीधे निकल गए। दूसरा फिर उसने बोला कि कुछ कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए, कुछ कण ऐसे थे कि कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए। थर्ड पॉइंट उसने ये बोला कि सुनो कि लगभग 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक कण क्या था, 180 डिग्री के कोण पर वापस मुड़ गया, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट पता दिया था उसने, पहला क्या देखा, उसने बोला अधिकांश कण सीधे ही निकल जाते हैं। उसने बोला कि अधिकांश कण सीधे ही निकल जाते हैं। दूसरा उसने बोला कि कुछ कण कुछ डिग्री के कोण पर, डिग्री के कोण पर मुड़ जाते हैं।
पहला समझ आ गया था कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। फिर उसने बोला कि कुछ कण ऐसे थे कि कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए। तीसरा क्या दिया उन्होंने, बोला कि अधिकांश कण में से एक कण अपनी वापस स्थिति में आ जाता है। उसने क्या बोला, पहला बोला कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, दूसरा बोला कि कुछ कण कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए, तीसरा बोला कि अधिकांश में से एक कण, अधिकांश में से मतलब ऐसे बोल सकता हूँ 20,000 20,000 में से एक कण वापस उसी डिग्री के कोण पर आ गया। ठीक है, इसके बाद लिख लो, ये तो उसने ऑब्जर्व किया, देखा क्या क्या। ठीक है, एक बार देखिए अच्छे से देख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आपने ये कर लिया था, इसके बाद देखें कि उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, उसने अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला था वो देखें। कि उन्होंने बोला कि अधिकांश कण, देखो फिर मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो उसने बोला पहला पॉइंट, इसको मैं फर्स्ट नंबर डाल दूँ, इसको सेकंड डाल दूँ और थर्ड इसको मैं डाल देता हूँ। तो उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि परमाणु का उन्होंने क्या बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी तो सीधे निकल गए। मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि जब अधिकांश कण सीधे निकल गए मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है। पहला बोल दिया परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा पॉइंट, अब देखो कुछ डिग्री के कोण पर ये मुड़ गए, कुछ डिग्री के कोण पर ये मुड़ गए। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 1 सेकेंड, कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए। उन्होंने बोला कि देखो यहाँ से मुड़ गए, मतलब कोई तो ऐसा रीजन था कि वो मुड़ गए। तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज वाले, कैसे थे, धनात्मक आवेश वाले, धनात्मक आवेश वाले थे। तो उन्होंने बोला कि जब समान आवेश, उन्होंने क्या बोला, जब समान आवेश दूसरा समान आवेश, दो आवेश समान होंगे तो एक दूसरे को दूर करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जब धनात्मक आवेश मैंने इसके ऊपर किया और तो ये दूर हो गया, मतलब परमाणु के मध्य में अधिकांश धनावेश पाया जाता है, अधिकांश धनावेश पाया जाता है। इसकी वजह से अल्फा कण कुछ डिग्री पर मुड़ गए। ठीक है, लिख लेना कि मैं बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये बोला कि कुछ यहाँ पे, इसका मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसे उन्होंने बोल दिया कि कुछ कण ऐसे थे, उन्होंने क्या बोला कि कुछ कण मुड़ गए थे अपनी जगह, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज है तो समान चार्ज है, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे, इसकी वजह से ये मुड़ गया।
तीसरा और लास्ट, उन्होंने बोला है कि 20,000 में से एक कण, कितने कण? एक कण, वो अपने वापस आ गया। मतलब इसका मतलब सर्वाधिक धनावेश उसके केंद्र में होता है, सर्वाधिक उसके धनावेश मध्य में होता है। तो सर्वाधिक धनावेश परमाणु के मध्य होता है, मध्य होता है। तो इससे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ये देखा कि प्रेक्षण ये किया कि जब सीधा पार हो गया तो इसका मतलब अधिकांश भाग धनावेशित और अधिकांश भाग खोखला है, पूरा रिक्त है। दूसरा बोला जब इसमें से कुछ डिग्री के कोण पर चला गया तो इसका मतलब बच्चों उसने बोला कि इसके बीच में कुछ धनावेश पाया जाता है जिसकी वजह से कुछ डिग्री के कोण पर घूम गया। ठीक है, फिर एक कण आ गया, उसने बोला सर्वाधिक धनावेश उसके बीचों बीच में होता है जिसकी वजह से वो टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में आ गया 180 डिग्री के कोण पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? आई थिंक आगे होगा। फिर उन्होंने क्या किया, जो बीच का जो भाग है इसको बोला, उन्होंने क्या बोला, जब बीच के भाग को उन्होंने बोल दिया केंद्रक, केंद्रक या नाभिक बोलते हैं। उन्होंने क्या दिया? नाभिक, कि इसको क्या बोल दिया? नाभिक। तो बीच के भाग जो धनावेशित भाग है इसको क्या बोल दिया उसने? नाभिक। ठीक है, जो धनावेशित भाग उसको क्या बोल दिया? नाभिक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? फिर इसने क्या किया वो देखते हैं। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने बताया कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसने क्या बोला कि प्लेनेट मॉडल भी बोल दिया इसको, कि जैसे ग्रहों का मॉडल बोल सकते हैं इसको, कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार नाभिक में, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या बोला? ये परमाणु में, नाभिक बोल दिया बीच के भाग को, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जैसे सूर्य, प्लेनेट मॉडल इसलिए बोल दिया इसको कि उन्होंने बोला कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार नाभिक के, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ऐसा बोल सकते हैं, ये नाभिक, ये परमाणु और इसमें नाभिक के, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो बात ये हो गई कि जैसे अब जैसे ये सूर्य है और इसके चारों ओर कौन? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यही ऐसे उन्होंने, इसलिए इसको प्लेनेट मॉडल भी बोल दिया। ठीक है, कि ये सूर्य और इसके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही ये बात। फिर उन्होंने बोला कि दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि परमाणु में जो मध्य में नाभिक होता है उसमें धनावेश होता है और धनावेश प्रोटॉनों के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटॉनों के कारण। उन्होंने बोला परमाणु के मध्य धनावेश प्रोटॉनों के कारण होता है। क्या बोला? कि परमाणु के मध्य जो धनावेश है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉनों के कारण। ठीक है, फिर इसने अगला पॉइंट दिया कि जो परमाणु होता है वो एक उदासीन होता है। कैसे होता है? परमाणु हमेशा कैसे होता है? उदासीन होता है। कैसे होता है? उदासीन होता है। अब भाई उदासीन कैसे होगा? हमने अभी तो बोला इसके मध्य धनावेश होता है। अब आपको बताएं, जब कोई चीज़ उदासीन होगी वो तब होगी जब उसका धनावेश किसके बराबर हो जाए? ऋणावेश के बराबर हो जाता है।
कि धनावेश ऋणावेश के बराबर हो जाए तो उदासीन हो जाएगी। अर्थात उसने बोला कि इसमें जितने परमाणु होंगे प्रोटॉन के, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पाए जाते हैं। अर्थात उन्होंने क्या क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया कि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के बीच में होता है, इसलिए वो धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। इसको स्वर्ण मॉडल बोल दिया, इसको प्लेनेट मॉडल भी बोल दिया। फिर इन्होंने बोल दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरह। फिर उन्होंने बोला कि परमाणु के मध्य में धनावेश होता है, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि प्रोटॉन के कारण उसमें क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इस तरह उन्होंने बोल दिया कि प्रोटॉनों के कारण उसके बीच में धनावेश पाया जाता है। फिर उन्होंने बोला कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब कि जितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन तो पहले बता दिया था, उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, कर दो क्लियर। देखो, इसने बताया था कि अभी फिर देखो कि ये नाभिक और ये परमाणु, और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर। और फिर एक बात देखो, जब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, तो ये बोलता है कि नाभिक जब चक्कर लगाते हैं तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, नाभिक कौन सा बल लगाता है इलेक्ट्रॉन पर? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल लगाता है। ठीक है, नाभिक इसको अपनी तरफ खींचता है। ओके, और फिर ये बोलता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी काम करता है, अपकेंद्रीय बल भी काम करता है, जिससे ये चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है। अभिकेंद्रीय अपनी तरफ खींचने वाला, अपकेंद्रीय दूर की तरफ जाने वाला, इसलिए चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बात ठीक है, उसने ये बोल दी। लेकिन फिर इसके जो अपोजिट में आ गए थे, वो आ गए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल आ गए थे, उन्होंने बोला कि जब तुम बोल रहे हो कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हाँ भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला और फिर तू बता कैसे लगा रहा है? तो उसने बोला कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अभिकेंद्रीय बल है, और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो अपकेंद्रीय बल है, इसलिए वो चक्कर लगा रहा है। फिर उसने बोला, मैक्सवेल ने क्या बोला? उसने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण बोल सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का लॉस करता है या ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या बोला? कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अर्थात तू बोल रहा है कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, तो इसकी स्थिति तो ये होने वाली है आगे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा और एक दिन आके वो नाभिक में समा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये बात, इस बात का जो मैक्सवेल ने बोला, इसका प्रूफ कौन? रदरफोर्ड नहीं दे पाया। उन्होंने फिर इसके बारे में बातें नहीं की। तो इसलिए बोलते हैं कि इसकी अगर कमी की मैं बात करूं तो रदरफोर्ड की पहली कमी थी कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया। पहली अगर उसने बोल दिया मैक्सवेल ने, तो फिर इसने क्या, इसकी कमी क्या थी? कमी की बात कर लेता हूँ। कमी ये थी कि ये परमाणु की
परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता सका। ठीक है, पहला। दूसरा, एक परमाणु स्पेक्ट्रम होता है, तो ध्यान रखना रदरफोर्ड परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाया। परमाणु स्पेक्ट्रम की लाइनों के बारे में नहीं बता सका। अब भाई परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि देखो, ये नाभिक, इसके चारों तरफ कोष पाए जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, कोष होते हैं। तो ऐसे ही जो कोष, पहला ऑर्बिट, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, तो इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ आ गया। फिर एनर्जी ये ऊपर स्टेबल रह नहीं पाता, इसकी वजह से वापस नीचे आता है, तो एनर्जी का क्या करता है, लॉस। पहले तो इसने एब्जॉर्ब की थी, अब लॉस किया। ऐसे एक लाइनें बढ़ती जाती हैं और इस ग्राफ को बोलते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो लाइन होती है, इनके बारे में कौन, रदरफोर्ड नहीं बता पाया। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में भी सही ढंग से नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में भी नहीं बता पाया। इन कमियों को दूर किया किसने, आगे पढ़ेंगे हम, नील्स बोर ने दूर किया था। तो अभी मैं फिर रिपीट करता हूँ, पूरा सुन लो। उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने क्या किया कि सोने की पत्ती ली, सोने की पत्ती के ऊपर एक सोर्स जो कि अल्फा पार्टिकल का था, उस अल्फा पार्टिकल के सोर्स से लेड की स्क्रीन से गुजार करके, स्लिट बना करके उसने उस पत्ती के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई। फिर उसने देखा कि जब अधिकांश कण, अगर मैं परमाणु संरचना के बारे, परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, किसकी, सोने की पत्ती की, तो उसने बोला कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। फिर दूसरा देखा कि कुछ कण कुछ डिग्री के कोण पर मुड़ गए। तीसरा उसने देखा कि अधिकांश में से एक कण वापस अपनी उसी दिशा में आ गया जिस दिशा से वो गया था। कोई दिक्कत। फिर इसने इसका निष्कर्ष दिया था, उसने बोला कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, मतलब अधिकांश परमाणु का भाग खोखला होता है या रिक्त होता है। फिर दूसरा बोला कि उसमें से कुछ डिग्री पर कुछ कण मुड़ गए थे, अर्थात उसने बोला कि उसके मध्य समान चार्ज है, तभी तो अपोजिट कर रहा है, मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उसने बोला कि नाभिक के मध्य अधिकांश भाग में क्या होता है, धनावेश। और उस धनावेश वाले भाग को परमाणु के मध्य अधिकांश भाग में धनावेश होता है, और उस धनावेश को उसने नाभिक बोल दिया। फिर उसने बोला कि अधिकांश एक कण वापस आ गया, तो उसने बोला सर्वाधिक धनावेश उसके बीच पॉइंट में होता है, नाभिक के बीच में सर्वाधिक धनावेश पाया जाता है, जिसकी वजह से सीधी टक्कर हुई और वो वापस उसी दिशा में आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। फिर उसने बोला कि जो परमाणु के मध्य नाभिक होता है, और नाभिक में जो धनावेश होता है वो प्रोटोनों के कारण होता है। प्रोटोनों के कारण उसने बोला कि नाभिक के मध्य धनावेश होता है। फिर उसने एक बात बोल दी, ठीक है कि नाभिक के बाद धनावेश होता है, तो उसने बोल दिया कि भाई परमाणु न्यूट्रल भी होता है। तो भाई परमाणु न्यूट्रल कैसे होगा, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु न्यूट्रल है तो मान ले परमाणु न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसके बाद चार्ज समान है, तभी तो न्यूट्रल हो गया। मतलब उसने ये भी बात बोली थी कि धनावेश है, तो उसने बोला कि इसके मध्य जितना धनावेश है उतना ही इसके मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। समझ आ गया, कोई दिक्कत। फिर उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और एक अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से जुड़े रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर अपनी पोजीशन में चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये गलत था। इसको मैक्सवेल ने बोला कि जब भी कोई आवेशित कण किसी भी चीज़ के चक्कर लगाता है तो वो हमेशा एनर्जी का उत्सर्जन करता है। और जब तेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने की तू कह रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी का उत्सर्जन करता रहेगा और धीरे धीरे नाभिक में अंदर आके गिर जाएगा। तो ये तो सिद्धांत गलत हो गया। फिर इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाया, तो इसकी एक कमी रह गई थी कि ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं बता पाया, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व भी ये नहीं बता, परमाणु का स्थायित्व भी सही नहीं बता पाया।
तीसरा, फिर जो एनर्जी का उत्सर्जन और ये होता है तो एक ग्राफ बनता है, उसे परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। और परमाणु स्पेक्ट्रम की कितनी लाइनें आएगी और क्यों आएंगी, इनके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो ये होता है आज का रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। इसके बाद अगला जो लेक्चर है उसमें हम आगे इसको बोहर मॉडल पढ़ेंगे, और बोहर मॉडल के बाद 10वीं क्लास में जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट है, मतलब तत्वों का वर्गीकरण है, वो हम अच्छे से और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, उसमें बोहर मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।